कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टर्म पर हमने मिट्टी संसाधन एशिया महाद्वीप के जो नेचुरल वेजिटेशन के बारे में अध्ययन किया था। अब इस ज्योग्राफी ऑफ एशिया में बीए पार्ट 3 में आपके अगला जो टॉपिक है वो आता है सॉइल रीजन्स, कि एशिया महाद्वीप में जो विभिन्न प्रकार के जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत और एशिया महाद्वीप की जो विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ पाई जाती हैं उनके अंतर्गत मिट्टी संसाधन और मिट्टी प्रदेश जो पाए जाते हैं किस प्रकार के पाए जाते हैं। मिट्टी संसाधन क्या होता है या सॉइल रिसोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं और उसकी क्या विभिन्न प्रकार की उसके अर्थ परिभाषा होता है, उसका अध्ययन भी इस टॉपिक के अंतर्गत हमें संक्षेप में कर लेते हैं। कि हमारी अर्थ पर या हमारी जो भूमि का स्थल मंडल पाया जाता है उस स्थल मंडल पर जो ऊपरी परत पाई जाती है जिस पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ उगती हैं उसे हम मिट्टी संसाधन कहते हैं। मिट्टी संसाधन हमारी जो सतह की ऊपरी परत पर ऐसा आवरण है जो एक पतली परत के रूप में या एक पतली चादर के रूप में पाया जाता है, जिसमें बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण विभिन्न प्रकार के भौतिक, जैविक, रासायनिक और अंश पाए जाते हैं, जिससे धरातल पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। धरातल पर विभिन्न प्रकार के जो भी जिस प्रकार के जीवन या मानव जीवन पाया जाता है उसी के अनुसार वह विभिन्न प्रकार के आवास बनाना है, अपने आर्थिक क्रियाएं हैं या विभिन्न प्रकार की मानवीय और जैविक क्रियाएं वह वहाँ पर संपादित करता है। तो मिट्टी संसाधन है वो एशिया महाद्वीप के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि एशिया महाद्वीप में अधिकांश जो जनसंख्या पाई जाती है वह कृषि आधारित और कृषि उद्योगों पर आधारित पाई जाती है। इस कारण से इसके मिट्टियों का और भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। मिट्टी संसाधन है वह आर्थिक क्रियाओं का, मानव जीवन का और प्राकृतिक वातावरण की जो देन होती है उसी के रूप में मिट्टियों का निर्माण होता है। विल्कॉक्स महोदय के अनुसार मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है। जो एशिया महाद्वीप में मिट्टियाँ जो पाई जाती हैं उसमें विभिन्न प्रकार की प्राचीन काल की जो विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं पाई जाती हैं उनका विकास हुआ, उनका जन्म हुआ। इस कारण से भी एशिया महाद्वीप में मिट्टी संसाधन का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसा विल्कॉक्स ने कहा है कि मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से प्रारंभ होती है, क्योंकि एशिया महाद्वीप में प्राचीन समय से ही मिट्टी संसाधन का महत्व पाया जाता है। इसी प्रकार से वाडिया महोदय ने बताया है कि मानव उपयोग की दृष्टि से सभी देशों की मिट्टियाँ वहाँ के आवरण, वहाँ के प्रस्तर रेगोलिथ का सबसे मूल्यवान अंग है। क्यों? क्योंकि वह वहाँ पर मूल्यवान अंग है, क्योंकि वह वहाँ की विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएँ होती है उसकी पूर्ति करता है और उसकी सबसे बड़ी प्राकृतिक संपत्ति है। वो नेचुरल रिसोर्स के रूप में एक महत्वपूर्ण संसाधन है और जिससे विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक संपत्तियाँ होती हैं वह उसी से संचालित होती हैं। जैसे सोना भी मिट्टियों के अंतर्गत पाया जाता है या कृषि पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, तो उनके जो प्राकृतिक संपत्ति के रूप में वह पाई जाती है। कौल महोदय ने बताया है नेक्स्ट कौल महोदय ने बताया कि मिट्टी पृथ्वी की मृतक धूल को जीवन को सत्य से जोड़ती है। हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो मिट्टी के मृतक पदार्थ पाए जाते हैं वो जीवित पदार्थों के रूप में या जीवन को सत्य से जोड़ती है। तो मिट्टी का महत्व है कि हम जैसे अपने यहाँ पर कहा जाता है कि मिट्टी में ही जन्म लेना और मिट्टी में ही मरना, तो वो उससे तात्पर्य ये है कि हमारा जो जीवन पाया जाता है वह मिट्टी से ही प्रारंभ होता है और हमारा अंत होता है वह भी मिट्टी संसाधन से ही होता है। तो मिट्टी पृथ्वी की वह मृतक धूल को मानव जीवन के सत्य से विभिन्न प्रकार के जो उसके क्रियाकलाप होते हैं उसके सत्य से जोड़ती है। वाइट और रेनन महोदय ने बताया है कि पृथ्वी तल पर यदि मिट्टी न होती तो यहाँ जीवन कदापि संभव न था, क्योंकि यहाँ पर यदि मानव जीवन नहीं होता तो किसी प्रकार के जीवन की क्रियाकलाप हैं संभव नहीं होता है। अब आता है कि मिट्टी की उत्पत्ति कैसे होती है। मिट्टियों में विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक होते हैं। उसके साथ साथ
वहाँ पर स्थानीय जो कारक होते हैं वो भी मिट्टी के निर्माण को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। जैसे रूसी वैज्ञानिक गेरासिम महोदय ने बताया है कि सेलों के परिवर्तन से मिट्टियों का निर्माण होता है। सेलों में जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, एकांत चट्टानें होते हैं और अवसादी जो चट्टानें होती हैं, जो मूल चट्टानें होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के भौतिक, रासायनिक और जैविक जो परिवर्तन होता है उससे के साथ साथ जलवायु, वहाँ के उच्चावच, वनस्पतियाँ, वहाँ के जो पाए जाने वाले ह्यूमस की मात्रा या वनस्पतिक जैविक अंश होते हैं उनका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। दूसरी दृष्टि से यदि हम परिभाषिक रूप से इसका देखते हैं तो भौतिक, रासायनिक, जैविक और सांस्कृतिक कारकों की क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी है वह विभिन्न प्रकार की भौतिक, रासायनिक और जैविक जो भी विभिन्न प्रकार के फिनोमेना भौतिक होते हैं, रासायनिक जो तत्व होते हैं उसमें रासायनिक अभिक्रियाएँ होकर के फिर जीव जंतु होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, वह भी मिट्टी के निर्माण को और सांस्कृतिक कारकों के द्वारा वहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियाँ होती हैं, मानव सभ्यताएँ होती हैं, वो भी इसको अत्यधिक मात्रा में निर्माण में अपना सहयोग करते हैं। तो उन क्रियाओं के अंतर्गत प्रतिक्रियाएँ होती हैं और उसके द्वारा ही मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी की जो विभिन्न प्रकार की विशेषताएँ पाई जाती हैं उसमें जैविक जो तत्व पाए जाते हैं, ये गतिशील तत्व है, इसकी मिट्टी का गठन होता है, स्ट्रक्चर होता है, मिट्टी की संरचना, उसको महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर कैसा पाया जाता है, तापक्रम कैसा पाया जाता है, मिट्टी का रंग कैसा पाया जाता है, मिट्टी की गहराई कितनी पाई जाती है, ये मिट्टी की विशेषताएँ होती हैं। मिट्टी के जल की प्रवेशता, कितनी मात्रा में वह जल को ग्रहण करती है, प्रवेशता उसमें कैसी पाई, रंध्रता, उनके आपस के जो कण पाए जाते हैं उसमें कैसी रंध्रता पाई जाती है, उसमें वातन कैसा पाया जाता है, किस प्रकार से हवाएं होती हैं, प्रवेश करती हैं, पानी प्रवेश करता है, उसकी आर्द्रता क्या पाई जाती है, कम समय में उसमें ह्यूमिडिटी रहती है या लंबे समय तक वो आर्द्रता को ग्रहण करके रख सकती है। फिर आता है आयु, किस प्रकार से प्राचीन समय से बनी हुई मिट्टियाँ हैं या पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई उस समय से, या विभिन्न प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार या भूकंपों के द्वारा जैसे काली मिट्टियों का निर्माण, लवण युक्त मिट्टियाँ जो होती हैं उनका निर्माण, या विभिन्न प्रकार के जैसे जो मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं उनमें बलुई या मरुस्थलीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं और वनों के जो क्षेत्र होते हैं उसमें उपजाऊ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो वो उसको आयु के आधार पर प्राचीन काल की, आधुनिक काल की और नूतन काल की, जैसे जलोढ़क जो मिट्टियाँ होती हैं, पुरातन जलोढ़क होती हैं, नूतन काल की जलोढ़क मिट्टियाँ होती हैं, तो उन अवसादी मिट्टियों के अंतर्गत ही भी हम विभिन्न प्रकार की उसकी आयु पाई जाती है। फिर आता है रासायनिक संरचना कैसी पाई जाती है, रासायनिक अभिक्रिया उनमें कैसी होती हैं। इसके बाद में आता है सॉइल का महत्व कैसा पाया जाता है, प्रोफाइल्स होती हैं, ऊपर से नीचे की ओर जो मिट्टियों का वितरण पाया जाता है, मिट्टियों की जो गहराई पाई जाती है, मिट्टियों का जो संरचना और गठन पाया जाता है उसे मिट्टी की परिच्छेदिका कहा जाता है। तो मिट्टी का ऊर्ध्वकाट होता है उसे ऊर्ध्वकाट को परिच्छेदिका ही कहते हैं। ये से डी तक होता है। इसके साथ साथ ही संक्षेप में हम देखते हैं मिट्टियों का क्या महत्व पाया जाता है। एशिया महाद्वीप में मिट्टियों का, एशिया महाद्वीप की मानव सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता पाई जाती है, या चीन की सभ्यता पाई जाती है, या सुमेरियन सभ्यता पाई जाती हैं, दजला और फ्रात की सभ्यताएँ पाई जाती हैं। उन प्राचीन काल से कृषि और विभिन्न प्रकार के मानव व्यवसाय से ये मिट्टी संसाधन से जुड़ा हुआ रहता है। फिर आता है मिट्टी एवं उत्पादन। मिट्टी और उत्पादन खाद्यान्नों का उत्पादन है, व्यापारिक फसलों का उत्पादन है, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का उत्पादन होता है, वो भी मिट्टी के द्वारा ही किया जाता है। मिट्टी यहाँ होती हैं वो उन पदार्थों के उत्पादन में भी अपना सहयोग प्रदान करती हैं। फिर आता है मिट्टी एवं ग्रहों का स्वरूप। मिट्टी और मकानों जो मानव के आवास होते हैं उसमें जैसे कहीं पर ईंट के बने हुए होते हैं, कहीं पर लकड़ी के बने हुए मकान होते हैं, कहीं पर पत्थर से बने हुए मकान होते हैं। तो अलग अलग जहाँ पर जिस प्रकार की मिट्टी संसाधन पाया जाता है उसी प्रकार के जो मकान होते हैं या आवास होते हैं वो पाए जाते हैं। फिर आता है मिट्टी एवं वनस्पतियाँ किस प्रकार की पाई जाती हैं, क्योंकि यदि उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ ही वहाँ की वनस्पतियों, क्योंकि मिट्टियों पर ही वनस्पतियाँ उगती हैं, तो वो उस पर किस प्रकार की उनकी ग्रोथ होती है, उसका वितरण कैसा पाया जाता है, उनकी सघनता कैसे पाई जाती है, उसकी
क्वालिटी कैसी पाई जाती है ये भी उसी से निर्भर करता है। तो वो वनस्पतियाँ होती है। फिर आता है सामाजिक जीवन। विभिन्न मिट्टियाँ होती है वो सामाजिक जीवन को, सामाजिक गतिविधियों को, सामाजिक परंपराओं को, रीति रिवाजों को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। फिर आता है मिट्टी एवं उद्योग धंधे। मिट्टी और उसके विभिन्न प्रकार के उत्पादनों पर आधारित होते हैं, उद्योग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अपने यहाँ पर ईंट जो उद्योग होता है वह मिट्टी पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के फसलों का जो उत्पादन होता है वो भी मिट्टी पर ही उत्पन्न होता है। तीसरा आता है विभिन्न प्रकार के जो व्यापारिक या खाद्यान्न फसलें होते हैं वो भी औद्योगिक जो वस्तुएं होती हैं उनका उत्पादन होता है। वो दलहन फसलें होती हैं, तिलहन फसलें होती हैं, या विभिन्न प्रकार की व्यापारिक जो फसलें होती हैं उनका उत्पादन, जैसे गन्ना उद्योग होता है, चाय कॉफ़ी उद्योग होता है, वो भी सभी प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस संसाधन से जुड़े रहते हैं। तो मिट्टी संसाधन है वो एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार के इसके वितरण क्षेत्र पाए जाते हैं, प्रदेश भी पाए जाते हैं। तो अब आता है मिट्टी प्रदेश किसे कहते हैं। मिट्टी का जो प्रदेश होता है ऐसा क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के मिट्टी के उपजाऊपन, मिट्टी के रंग के आधार पर, मिट्टी के गुणों के आधार पर जब हम उस क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं और तो उसे हम मिट्टी का प्रदेश कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि धरातल पर पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है जिस क्षेत्र के अंतर्गत वो उसमें समांगताएं पाई जाती हैं या समानताएं पाई जाती है उसे सॉइल रीजन या सॉइल प्रदेश कहा जाता है। सॉइल प्रदेशों की दृष्टि से, धरातल पर वितरण की दृष्टि से एवं जलवायु, भौतिक, रासायनिक और जैविक तथा वनस्पतियों के दृष्टि से एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार की लगभग 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसके क्षेत्र विशेषताएं उत्पादन की दृष्टि से उसको हम अध्ययन होता है संक्षेप में करेंगे। तो एशिया महाद्वीप में किस प्रकार की जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो कैसी पाई जाती हैं उनका हम जैसा क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें पहला आता है, यदि हम अक्षांशों के अनुसार या विभिन्न प्रकार के परंपरागत वितरण के अनुसार देखते हैं या वहाँ की जो भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, जैविक दशाएं पाई जाती हैं उसके अनुसार देखते हैं तो भी मिट्टियाँ होती हैं अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। सबसे पहला आता है टुंड्रा मिट्टियाँ। टुंड्रा मिट्टियाँ क्या होती हैं? ये जो टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टियों को टुंड्रा मिट्टियाँ कहा जाता है। दूसरी तरफ जहाँ पर सदैव बर्फ़ का जमाव रहता है या तापमान होता है हिमांक बिंदु से नीचे रहता है तो वो क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो मिट्टियाँ होती हैं उसे टुंड्रा या ठंडे प्रदेशों की मिट्टियाँ कहा जाता है। टुंड्रा प्रदेशों की जो मिट्टियाँ होती हैं उसकी क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? ये अत्यधिक मात्रा में परमाफ्रॉस्ट की क्रियाओं से प्रभावित होती हैं। दूसरा, इसमें उपजाऊपन होता है अपेक्षाकृत कम होता है। वनस्पतिक और जैविक अंश होते हैं इसमें कम पाए जाते हैं। लोहांश और चूना, पोटास इसकी जो मात्रा पाई जाती है इन मिट्टियों के अंतर्गत कम पाई जाती है। एशिया महाद्वीप के जो उत्तरी क्षेत्र पाए जाते हैं उन उत्तरी क्षेत्रों के अंतर्गत जहाँ पर ओब यानी सिलीना और साइबेरिया के रूस के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उनके उत्तरी क्षेत्रों में इस मिट्टियों का वितरण पाया जाता है। इन मिट्टियों की कृषि उत्पादन की दृष्टि से कोई इतना विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान नहीं पाया जाता है, लेकिन उपजाऊपन की दृष्टि से ये मिट्टियाँ होती हैं अधिक उपयोगी हो सकती हैं। लेकिन एशिया महाद्वीप में इन मिट्टियों के तापमान के कारण ये अधिक उपयोगी नहीं पाई जाती हैं। इन मिट्टियों में वनस्पति और जैविक अंशों की कमी होती है। ऊपर का रंग होता है हल्का और कत्थई रंग होता है। वाष्पीकरण कम होने के कारण या पूरे साल भर ठंडा मौसम रहने के कारण या बर्फ़ के पिघलने से दलदल का निर्माण हो जाता है। तो इस क्षेत्र में कोई कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है इन मिट्टियों का नहीं पाया जाता है और यहाँ की जलवायु है वह भी अत्यधिक मात्रा में कृषि के लिए या विभिन्न प्रकार के मानव अधिवास के लिए यहाँ पर अधिक उपयोगी जलवायु नहीं पाई जाती है या जलवायु की दृष्टि से ये क्षेत्र है काफ़ी कठोर जलवायु वाला प्रदेश पाया जाता है। अतः मिट्टियाँ टुंड्रा मिट्टियों का विशिष्ट महत्व है नहीं पाया जाता। दूसरा महत्वपूर्ण जो मिट्टियों का जो क्लासिफिकेशन आता हुआ तो है पर्डजॉल मिट्टियाँ। पर्डजॉल जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं इसमें विभिन्न प्रकार के जैविक और जो अंश होते हैं या एशिया महाद्वीप के जो कोणधारी वनों के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन कोणधारी वनों के क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार की मिट्टियाँ हैं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ये मिट्टियाँ अधिक उपजाऊ होती हैं और
वनस्पति तथा जैविक अंशों की इसमें अधिकता होती है। लोहा, चूना, पोटास और खनिज पदार्थ होते इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मिट्टियों में वनस्पतिक अंश भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हुमस की इसमें प्रधानता पाई जाती है। इनका रंग स्थानीय दर्शनाओं के अनुसार रंग बदलता रहता है। कुछ स्थानों पर जैसे राख जैसे रंग की पाई जाती हैं, कहीं पर भूरी, काली और कत्थई मिट्टियों के रूप में भी पाई जाती हैं। ये विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने के कारण या उपजाऊ क्षेत्रों में पाए जाने के कारण यहाँ पर गेहूँ, जौ और विभिन्न प्रकार की रबी फसलों के उत्पादन की दृष्टि से ये मिट्टियाँ होती हैं अधिक उपयोगी मानी जाती हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन आता है काली मिट्टियाँ। काली मिट्टियाँ किसे कहते हैं? जैसा नाम से ही प्रतीत होता है कि काली मिट्टियाँ, तो जब भूमि या पृथ्वी की जो ऊपरी सतह पाई जाती है उसका रंग काला पाया जाता है। तो काली मिट्टियाँ कैसे होती हैं? अपने यहाँ पर आपने देखा होगा कि काली या चिकनी जो मिट्टी पाई जाती है, भूरी और बलुई जो मिट्टी पाई जाती है, उसके रंग के आधार पर हम उसका विभाजन कर सकते हैं। तो काली मिट्टियाँ वे मिट्टियाँ होती हैं जो मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप के उन क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती हैं जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा या प्राचीन समय में जो आग्नेय चट्टानें पाई जाती थी, उन चट्टानों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। तो इसमें काली मिट्टियाँ जो पाई जाती हैं वो जैसे साइबेरिया का जो प्रदेश पाई जाते हैं, पश्चिमी साइबेरिया है, भारत का दक्षिण का जो पठारी प्रदेश पाया जाता है, मंचूरिया के जो कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं, चीन के कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर भी इन मिट्टियों के वितरण पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ महाद्वीपीय जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उन द्वीपीय क्षेत्रों के अंतर्गत भी इसके वितरण पाए जाते हैं। ये मिट्टियाँ होती हैं, इसे चेरनोज़ोइक मिट्टियाँ भी कहा जाता है। इनका रंग काला और गहरा होता है। ये अत्यधिक मात्रा में महीन कणों वाली मिट्टियाँ होती हैं। इसमें चिपचिपापन पाया जाता है और आर्द्रता भी काफ़ी लंबे समय तक ठहर सकती है। वनस्पति तथा जैविक अंशों से युक्त होती है, उपजाऊपन की दृष्टि से अधिक उपयोगी होती है और कपास का उत्पादन इसके अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों का उत्पादन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। ज्वालामुखी और लावा के उद्गार से इन मिट्टियों का निर्माण होता है, तो इसे ज्वालामुखी और लावा निर्मित मिट्टियाँ भी कहा जाता है। ये मिट्टियाँ उपजाऊ होती हैं और उपजाऊ होने के साथ साथ इन्हें विश्व की श्रेष्ठ मिट्टियों की श्रेणी में भी रखा जाता है। वनस्पति जैविक अंश, लौहांश की मात्रा पाई जाती है, एल्यूमिना की मात्रा पाई जाती है और उपजाऊपन की दृष्टि से ये मिट्टियाँ अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। फिर उसके बाद में आता है चेस्टनट मिट्टियाँ। चेस्टनट जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं ये भी एशिया महाद्वीप के जो मध्यवर्ती और साइबेरिया के पश्चिमी जो क्षेत्र पाए जाते हैं, जहाँ पर स्टेपीज तुल्य जलवायु पाई जाती है या स्टेपीज घास के मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं, उन प्रदेशों के अंतर्गत पाई जाने वाली मिट्टियों को हम चेस्टनट मिट्टियाँ कहते हैं। इन मिट्टियों में पोटास की मात्रा, अम्ल की मात्रा, नमक और वनस्पतिक अंश और जैविक अंशों की इसमें अधिकता पाई जाती है। इसका रंग कत्थई होता है और साइबेरिया के कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत इसमें कुछ काला रंग भी पाया जाता है। कुछ स्थानों पर पीला और लाल रंग भी पाया जाता है। इसमें वनस्पति और जैविक अंशों की अधिकता होती है, ह्यूमस की मात्रा इसके अंतर्गत अधिक होती है और उपजाऊपन की दृष्टि से ये विश्व की अत्यधिक मात्रा में प्रसिद्ध मिट्टियाँ हैं। इन्हें इस प्रसिद्ध मिट्टियों की श्रेणी में से रखा जाता है, जैसे खाद्यान्न के उत्पादन की दृष्टि से, व्यापारिक फसलों के उत्पादन की दृष्टि से और तिलहन फसलों की दृष्टि से भी ये मिट्टियाँ हैं अधिक उपयोगी पाई जाती हैं। इन्हें श्रेष्ठ मिट्टियों की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत इसे काप मिट्टी भी कहा जाता है। गेहूँ, जौ, चना, गन्ना आदि के उत्पादन की दृष्टि से ये मिट्टियाँ अधिक उपयोगी होती हैं। कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत जैसे चिकनी और दोमट मिट्टियाँ भी इसके श्रेणी के अंतर्गत पाई जाती हैं। फिर आता है मरुस्थलीय मिट्टियाँ। मरुस्थलीय मिट्टियाँ भी दक्षिण एशियाई देशों से लेकर के अरब के जो थार के जो मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती हैं। अरब के जो मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है, मंगोलिया के जो मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं, चीन के जो मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों तक ये मिट्टियाँ हैं शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के अंतर्गत पाई जाती हैं। इन मिट्टियों की क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? ये भूरे रंग की होती हैं, मोटे कणों वाली होती हैं, वनस्पति और जैविक अंशों की इसमें मरुस्थल होने के कारण कमी पाई जाती है, लेकिन यदि सिंचाई या जल इन्हें उपलब्ध हो जाता है तो इसके उपजाऊपन है वो बढ़ाया जा सकता है। ये मिट्टियाँ मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती हैं। अरब है, थार के जो मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं, पाकिस्तान के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, इराक ईरान के जो क्षेत्र पाए जाते हैं एवं चीन के जो क्षेत्र पाए जाते हैं,
मंगोलिया का जो मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है उस क्षेत्रों के अंतर्गत इसके वितरण पाए जाते हैं। इसमें प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी कंटीली होती हैं और उनके वितरण भी कम पाए जाते हैं। ये मिट्टियाँ कृषि के उत्पादन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण और विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जैविक अंशों की कमी के कारण, तीसरा वहाँ पर वर्षा नहीं होने के कारण यहाँ पर कृषि कार्य है अपेक्षाकृत कम किया जाता है। लेकिन मरुद्यानों के अंतर्गत या नदी घाटी जो क्षेत्र प्रदेश पाए जाते हैं उनके अंतर्गत सिंचाई के द्वारा इसमें फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे दजला और फरात नदी की जो घाटी पाई जाती है, सिंधु नदी की घाटी पाई जाती है, पंजाब के जो प्रदेश पाए जाते हैं या उस क्षेत्रों के अंतर्गत भी कुछ मात्रा में, या जो हांगो नदी का बेसिन प्रदेश पाया जाता है उसके अंतर्गत भी कुछ मात्रा में इस प्रकार के उत्पादन होते हैं, इन मिट्टियों के अंतर्गत किए जाते हैं। फिर अगला जो आता है पीली मिट्टियाँ। जैसा नाम से ही प्रतीत होता है कि कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत पीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इन मिट्टियों के वितरण चीन, दक्षिणी कोरिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, जापान के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार के वितरण पाए जाते हैं। जैसे पीली मिट्टियाँ होती हैं, जिसे लोएस मिट्टियाँ भी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत इनका निर्माण होता है वो प्राकृतिक दशाओं के कारण या हवाओं के बहने के कारण या लोएस मिट्टियों के बहने के कारण, जैसे हांगो नदी बेसिन का जो क्षेत्र पाया जाता है उसमें इस प्रकार के मिट्टी के निक्षेप होते हैं, तो उसे पीली मिट्टियाँ की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ये मिट्टियाँ महीन कणों वाली होती हैं और अधिक उपजाऊपन होता है, लेकिन ये इसका उपजाऊपन होता है वो घुलनशील पदार्थों के साथ या जल की प्रवेश्यता के साथ साथ इसके नीचे के जो परतें होती है उन परतों के अंतर्गत इसका उपजाऊपन होता है, कंसनट्रेट हो जाता है या जमा हो जाता है। इसमें पोटास और वनस्पति तथा जैविक अंशों की कमी होती है, लेकिन लोहांश की मात्रा होती है अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ये मुख्य रूप से हल्की, पतली और मोटे और महीन कणों वाली मिट्टियाँ होती हैं। इसमें मोटे अनाजों का या विभिन्न प्रकार के बाजरा, ज्वार इस प्रकार के उत्पादन ही किए जाते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के कारण ये मिट्टियाँ होती हैं उपजाऊ भी होती हैं। फिर उसके बाद में अगला जो क्लासिफिकेशन आता है लाल मिट्टियाँ। लाल मिट्टियाँ भी एशिया महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती हैं। दक्षिणी एशिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार की मिट्टियाँ हैं पाई जाती हैं। मध्य एशिया के और रेड बेसिन का जो चीन का जो रेड बेसिन प्रदेश पाया जाता है उस बेसिन प्रदेश के अंतर्गत भी इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये मुख्य रूप से जैसे भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपाइंस द्वीप समूह के क्षेत्रों में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इन मिट्टियों में लोहांश और छोटे छोटे कणों की अधिकता पाई जाती है। ये मिट्टियाँ होती हैं, इसमें लेटेराइट मिट्टियाँ भी कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती हैं। कुछ स्थानों पर बलुई मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं और छोटे और महीन कणों वाली मिट्टियाँ हैं अधिक होती हैं। वर्षा और खाद की आवश्यकता डालने पर ये मिट्टियाँ होती हैं उपजाऊ भी हो जाती हैं। और कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत सिंचाई के द्वारा भी, जैसे विभिन्न प्रकार की व्यापारिक फसलें होती हैं, कपास का उत्पादन है, मक्का का उत्पादन है, ऊन का उत्पादन है, व्यापारिक फसलों के चाय है, कॉफ़ी है, इनका उत्पादन भी किया जा सकता है। लेकिन मोटे अनाजों के जो वर्षा की कमी होती है, मोटे अनाजों का उत्पादन है इस मिट्टियों के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में अगला आता है पर्वतीय मिट्टियाँ। एशिया महाद्वीप का बहुत बड़ा क्षेत्र है वो पर्वतीय प्रदेश के रूप में पाया जाता है। जैसे हिमालय पर्वत का जो क्रम पाया जाता है उससे विभिन्न प्रकार की जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं वो एशिया महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई पाई जाती हैं। तो पर्वतीय मिट्टियाँ होती हैं। इन पर्वतीय मिट्टियों में स्थानीय दशाओं के कारण, विभिन्न प्रकार की जलवायुगत विशेषताओं के कारण, वनस्पति वितरण के कारण इसमें अनेक प्रकार की विषमताएँ या भिन्नताएँ हैं पाई जाती हैं। कहीं पर जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कहीं पर काली मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कहीं पर पीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कहीं पर जैसे पौडजल जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो भी इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। इन मिट्टियों का जो रंग होता है कत्थई रंग होता है। हिमालय है, तिब्बत है, चीन के शिकांग और यांगटी शिकांग के जो प्रदेश पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के रेड बेसिन के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, एवं पश्चिमी एशिया के अंतर्गत या अराकानियोमा जो पर्वतमालाएँ पूर्वी अराकानियोमा पर्वतमालाएँ पाई जाती हैं, या हिंदुकुश के थर सुलेमान जो पर्वतमालाएँ पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार की मिट्टियाँ हैं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इनका
चाय की, कॉफ़ी की दृष्टि से उत्पादन होता है, अत्यधिक मात्रा में होता है। विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। कुछ स्थानों पर छोटे घास के मैदानी, पर्वतीय ढलानों पर घास के मैदान भी पाए जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये मिट्टियाँ होती हैं अधिक उपयोगी होती हैं। चाय, चावल का उत्पादन होता है इन मिट्टियों के अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। इसके बाद में एशिया महाद्वीप के जो विभिन्न क्षेत्र पाए जाते हैं उसके सॉइल कंजर्वेशन के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, पाई जाती हैं। इसका हम अगले टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे।